तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का क्लास 12 का पार्ट नंबर 3, मतलब कि चैप्टर नंबर 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले शीत युद्ध का दौर चैप्टर का नाम था। फर्स्ट चैप्टर में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा कि जब शीत युद्ध चल रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जब अमेरिका था वो एक महाशक्ति बन गया। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ अमेरिका के बारे में यहाँ पे। तो ये नोट्स हैं, हम नोट्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है होते हैं। तो जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमें नोट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है शीत युद्ध का अंत हो गया, ठीक है, और अमेरिका जो था विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का युग आरंभ हो गया, मतलब अमेरिका जो था वो सबसे बड़ी शक्ति बन गया, तो उससे अमेरिका प्रभुत्व स्टार्ट हो गया अमेरिका का। आगे दिया नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। यहाँ पे ने अलग है और नई अलग है। यहाँ पे लिखा है ने और फिर लिखा है नई, ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेना। नेक्स्ट है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे कि हम उसे मनचाहा काम करवा सके, उसे बोलते हैं वर्चस्व। मतलब कि दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है उसे बोला जाता है वर्चस्व। तो वही अमेरिका को मिल गई थी। आगे है इतिहास हमें बताता है कि जो विश्व है उसमें किसी भी देश का वर्चस्व स्थायी नहीं रहा है। स्थायी मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है, हमेशा नहीं रहा है, थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर कोई और ताकतवर बन जाता है तो फिर उसका आ जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। मतलब जो विश्व राजनीति है उसमें अलग अलग जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाने और अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व मतलब सेना बढ़ाना, आर्थिक शक्ति मतलब धन बढ़ाना, और राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक विकास के रूप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सोवियत रूस के 1991 के विघटन के बाद हुई थी। मतलब जो अमेरिका था वो महाशक्ति कब बना, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तभी तो बना था, नहीं तो उसके पहले दो महाशक्ति थी, एक तो रूस और एक दूसरा अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध, या फिर विरुद्ध होगा परमाणु बम का प्रयोग, यहाँ पे विरुद्ध होगा, ये विरुद्ध नहीं है, ठीक है। मतलब अमेरिका ने क्या किया था, जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया था। 2 बम छोड़े थे उसने, एक तो हिरोशिमा और एक नागासाकी पर, जो कि जापान में है। तो आगे दिया हुआ युद्ध के दौरान अमेरिका का निर्यात बढ़ा। मतलब निर्यात का मतलब था अपने देश से कोई चीज़ बाहर वाले किसी देश में भेजना, वो बढ़ गया। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। मतलब जब हम किसी देश को अपने देश का सामान भेजते हैं तो वो हमें पैसे देता है, तो इससे क्या हुआ था, अमेरिका की कमाई होने लगी थी, पैसा उसके पास आने लगा था। आगे दिया विश्व पर वर्चस्व का प्रभाव। अब देखिए वर्चस्व मतलब कि जो लोगों को, जो दूसरे देशों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है वही वर्चस्व होती है। मैंने अभी आपको बताया था, तो उसका क्या प्रभाव हुआ हम वही देखेंगे। अब इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने का फैसला किया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने कुवैत को स्वतंत्र कराने का फैसला किया। फिर यूएन ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सैनिक अभियान का नाम दे दिया। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में यह अमेरिकी अभियान था। इसकी सेना के प्रमुख जनरल नॉर्मन सर्वाजरकाव थे। 34 देशों की सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। मतलब उसमें क्या था, अमेरिका के ज़्यादा सैनिक थे। इराक की हार हुई, इराक क्या हुआ, हार गया और उन्होंने उसको आज़ाद करवा लिया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, समुद्री मार्ग जो था वो स्वतंत्र व्यापार, उदारीकरण, टीटीबीटी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक प्रतिबंधों पर प्रभाव डालना आदि। तो इसके बाद क्या हुआ कि इतनी सारी जो चीज़ें थी उन सबको प्रभावित किया गया, मतलब कि इन सबको लागू किया गया। आगे है प्रथम खाड़ी युद्ध के द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध जो थी उससे क्या हुआ, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी तथा वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। इसको क्या 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 नाम दिए गए कि विश्व कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर और प्रथम खाड़ी युद्ध। आगे दिए 1992 और 2000 चुनाव में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मतलब जो बिल क्लिंटन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इन 8 सालों तक रहे वो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
1999 में यूगोस्लाविया पर सैन्य कार्यवाही की गई, जबकि वहां अल्बानिया लोगों ने आंदोलन किया। इसको दबाने के लिए नाटो सेनाओं ने कोसोवो पर अपना कब्जा किया। मतलब जो वहाँ पे अमेरिका में जो बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति बने, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या हुआ, जो देश विदेश के मामले थे उनमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। आगे दिया 1998 में नौरेबी जो केन्या था तथा दार इस्लाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। मतलब उन लोगों ने क्या किया, इनके जो ठिकाने थे उन पर बमबारी कर दी, बम गिरा दिए। इसका जिम्मेदार अलकायदा आतंकवादी इस्लामिक संगठन, मतलब जो अलकायदा है वो एक मुस्लिम संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसको माना गया कि मतलब उसने गिराया है बम। ठीक है, तो इसके प्रतिशोध में अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या करा कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। मतलब कि ऑपरेशन इनफाइनाइट नाम का एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि इसके अंतर्गत सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों क्रूज मिसाइलों से बमबारी की। मतलब कि जो अलकायदा जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, वहाँ उसके जो ठिकाने थे जहाँ वो रहता था स्थापित किया गया था, उस पर क्या किया, मिसाइलों से बमबारी कर दी। और इसकी जानकारी अमेरिका ने यूएन को भी नहीं दी। यूएन मतलब एक संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि सभी देशों में शांति बनाकर रखता है, उसको भी नहीं बताया अमेरिका ने कि मैंने ऐसा किया है। आगे हैं 11 सितंबर 2001 आतंकवादी घटना के विरुद्ध यहाँ पे विरुद्ध होगा, सॉरी बार बार गलत हो जा रहा है। तो विरुद्ध क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 आतंकवादी घटना के विरुद्ध क्या था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने सभी देशों को विश्व से आतंकवाद का सफाया करने में योगदान करने को कहा। तो अमेरिका ने क्या कहा था इस युद्ध में कि जितने भी आतंकवादी संगठन है देश में, मतलब हमारे विश्व में, उसको सफाया करना है, मतलब उनको ख़त्म करना है। इसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा गया कि 9/11 की घटना, क्योंकि ये 9वें महीने मतलब सितंबर में हुई थी और 11 तारीख को हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 9 सितंबर को और 11 सितंबर को हुई थी। ठीक है, तो इसे 9/11 की घटना कहा गया। यह घटना अमेरिका की शक्ति और उसके वर्चस्व को खुली चुनौती थी। नेक्स्ट है, इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया। उसने क्या किया, अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान जो थी, जहाँ पे आतंकवादी सैनिक संगठन थे, उनको निशाना बनाया। 9/11 की घटना का प्रभुत्व अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के द्वारा निर्देशित थी। ओसामा बिन लादेन था कि तो इनके द्वारा ये निर्देशित की गई थी। आगे दिए हुए कि 19 मार्च 2003 इराक पर आक्रमण, यूएन की अनुमति के बिना आक्रमण किया। इराक पर क्या किया था उन्होंने, यूएन की अनुमति के बिना ही आक्रमण कर दिया था। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों, सुरक्षा परिषद जो है ये यूएन की तरफ है, मतलब जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें एक सुरक्षा परिषद है जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि हमेशा रहते हैं। ठीक है, सदस्य जैसे कि फ्रांस, चीन, रूस ने भी इसकी आलोचना की। मतलब इसको गलत बताया कि वास्तव में अमेरिका इराक में सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करना, अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना, मतलब ऐसा बताया इन लोगों ने, फ्रांस, रूस और चीन, इन देशों ने ऐसा बताया कि जो अमेरिका है वो अमेरिका जो है वो इराक में सद्दाम हुसैन जो था उसको हटाकर अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना चाहता है, ताकि इराक से वो तेल, वहाँ पे तेल के भंडार है इराक में, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल ले सके। इसे ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। सद्दाम हुसैन को बंदी बना लिया अमेरिका ने, उस पर मुकदमा चलाया और दिसंबर 2006 में उसे फांसी दे दी और वहाँ पर अपनी पसंद की सरकार बिठा दी ताकि वो उससे तेल प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में है, उसने राजनीति को अपनी इच्छानुसार चलाने का प्रयास किया, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, संगठनों तथा समझौतों की परवाह नहीं की, अपनी बात मनवाने के प्रयास किए, परंतु ये दादागिरी कहीं भी गांव, प्रांत, नगर, राष्ट्र तथा विश्व में अधिक दिन नहीं चली, उससे चुनौती मिलती है। मतलब कि जो अमेरिका था वो क्या करता था, हर जगह अपनी मनमानी करवाने की कोशिश करता था। आगे देखते हैं, वर्चस्व से बचने के उपाय। वर्चस्व मतलब जो अमेरिका था वो सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था, तो अब उससे बचने के लिए क्या करें वो यहाँ पे देखते हैं। वैड वेगन की नीति अपनाई गई। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। मतलब जहाँ पे वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है उसका ही लाभ उठाना और अपना विकास कर लेना। आगे दिया है, अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देशों की नज़र में ना पड़े। मतलब कि एक देश क्या करता था, अपने आप को छुपा लेता था ताकि अमेरिका की नज़र में ना आए। नेक्स्ट है, राज्येतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार करें। तो तीसरा ये था। नेक्स्ट है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अब जो अमेरिका जो महाशक्ति था उसके रास्ते में अवरोध क्या आया, मतलब रुकावटें क्या आई। तो अमेरिका की संस्थागत बनावट है,
यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। मतलब जो अमेरिका है वहाँ पे क्या होता है, तीन तरह से शक्ति का बंटवारा होता है। एक तो कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती है। मतलब जो कार्यपालिका है वहाँ की, वो क्या करती है, सैन्य शक्ति पर अंकुश लगा देती है। अमेरिकी समाज, तो इन्होंने लगाया एक अंकुश। दूसरा है अमेरिकी समाज, अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जो अमेरिका का जो समाज है वो भी अमेरिका का जो सैन्य अभियान है उन पर अंकुश लगाता है। दूसरा है नाटो जो उन्होंने बनाया था, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन देशों ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब इन देशों में क्या है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश क्या करते हैं, वर्चस्व, अमेरिका का जो वर्चस्व है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत अमेरिका संबंध। भारत के अमेरिका से संबंध कैसे, अब वो हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया सोवियत संघ के पतन के बाद, जब सोवियत संघ टूट गया तो रूस बन गया। सोवियत संघ जो था वही रूस बन गया था टूटकर। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला किया। मतलब जब टूट गया था सोवियत संघ, तो उसने क्या किया था, भारत ने, कि अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला किया। इस नीति द्वारा आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अमेरिका समेत कई देशों के लिए आर्थिक सहयोगी बन गया। तो वो बाकी देशों, जो भारत है वो बाकी देशों के साथ मिल गया। भारत अमेरिकी संबंधों के बीच प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बने बसे अनिवासी भारतीयों से संबंधित 2 नई बातें उभरी हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये देखेंगे बातें कौन कौन सी बताई गई हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। विघटन के साथ ही द्विध्रुवीय विश्व का भी अंत हो गया था और एक ध्रुवीय बन गया था विश्व, जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया था। विश्व में अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत हुई थी 1991 से। जब 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया था 1991 से। आगे दिया है अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया था और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल दिया था। मतलब जोर दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए, और बल की प्रयोग की अनुमति भी दी थी, कि मतलब बल प्रयोग करके उसको छुड़ाया जाए। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। मतलब नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया था। आगे 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेम्सन बिल क्लिंटन के से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। मतलब जो जॉर्ज बुश थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जो कि विलियम जेफसन बिल थे, उनसे क्या था, हार गए थे। नेक्स्ट है बिल क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति पर अधिक जोर दिया। जो बिल क्लिंटन थे जो जीते, उन्होंने क्या किया, विदेश नीति की जगह घरेलू नीति, मतलब अमेरिका के अंदर ही नीति चलाने का आदेश दिया, उस पर जोर दिया। अब ये है 9/11 की घटना 2001 में हुई थी। ये 11 सितंबर को दिया है के दिन अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमले ने, मतलब अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और जो पेंटागन था उस पर क्या किया गया था, आतंकवादी हमला हुआ था। कितनी तारीख को, 11 सितंबर को 2001 में। हमले ने अमेरिका की सुरक्षा की पोल खोल दी। आगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और लगभग 5000 निर्दोष नागरिक मारे गए। मतलब इसलिए इसको असफल माना गया क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वो भी उसमें मारे गए थे। आगे दिया है अमेरिका की ढांचागत ताकत, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल है। मतलब जो अमेरिका की ढांचागत ताकत है उसमें समुद्री मार्ग और इंटरनेट आदि शामिल है। इसके अलावा MBA की डिग्री और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देते हैं। मतलब कि इतने गुण थे जिसकी वजह से अमेरिका का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। आगे दिया है अमेरिकी ज़मीन पर 9/11 के इस हमले को अब तक सबसे गंभीर हमला माना गया है। मतलब कि जो हमला हुआ था 11 सितंबर को, उसे सबसे बड़ा हमला माना गया और सबसे गंभीर। आगे दिया है 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, मतलब जो इराक को स्वतंत्र कराने का, बंदी बनाने का जो कोशिश थी अमेरिका ने की थी, उसी को कहा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर। अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया। मतलब अमेरिका ने क्या था उस पर, इराक पर सैन्य हमला किया था ताकि वो उसका तेल यूज़ कर सके वहाँ पे, उसकी सरकार, दूसरी सरकार स्थापित करके, अपने मन की सरकार स्थापित करके इराक का जो तेल था उसको यूज़ कर सके। तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 19 मार्च 2003 को। तो अमेरिकी वर्चस्व, सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में
देखा जा सकता है। शीत युद्ध के बाद देखिए हमें क्या देखने को मिला, सैन्य प्रभुत्व, अमेरिकी वर्चस्व का सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे, यही सब हमें शीत युद्ध के बाद देखने को मिला है। अमेरिका सैन्य प्रौद्योगिकी में इतना आगे है कि विश्व का कोई भी देश इस मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मतलब अमेरिका में जो सैन्य प्रौद्योगिकी, सैन्य मतलब सैनिक, तो वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उससे बराबरी नहीं कर सकता है। अगर ये जितना पैसा अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश अपनी सैन्य क्षमता में खर्च करते हैं उतना अमेरिका अकेले करता है। मतलब अमेरिका से नीचे अगर 12 देश खर्चा करेंगे तो जितना 12 देश खर्चा करते हैं उतना अमेरिका अकेले ही खर्चा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। पेंटागन एक अमेरिका के अंदर एक जगह है। आगे ये द्वितीय विश्व से पहले ब्रिटिश नौसेना ने संपूर्ण विश्व पर कब्जा कर रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे नौसेना ने संपूर्ण मतलब सारे के सारे विश्व पर अपना कब्जा कर रखा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि ऐसा कोई स्थान नहीं, महासागर नहीं जहां अमेरिकी नौसेना ना हो। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, अमेरिका ने अपनी नौसेना को हर जगह तैनात कर दिया था, हर महासागर में भी हर जगह तैनात कर दिया था। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। मतलब अंतरिक्ष में भी अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजे हैं। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। जो इंटरनेट जो हम आज यूज़ करते हैं वो भी अमेरिकी सैन्य अनुसंधान का ही परिणाम है। आगे, ब्रिटेन वुड प्रणाली अमेरिका द्वारा कायम की गई जो विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम है। मतलब अमेरिका ने ही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह को बनाया है। नीली जींस, मैकडोनल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के उदाहरण है। मतलब जो नीली जींस है वो भी अमेरिका में ही चलती है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व है वहाँ के। वर्चस्व मतलब किसी दूसरे देश पर कंट्रोल करना, ठीक है, और अपने आप को शक्तिशाली दिखाना, जिसमें विचारधारा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। इसके अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। तो ये क्या करता है कि अब जोर जबरदस्ती से तो कोई मानता नहीं है, विरोध होने लगता है, बाकी देश विरोध करने लगते हैं, तो ये उसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं जिस भी देश से इनको काम करवाना होता है। ठीक है, तो ये यहीं तक है, थोड़ा सा रह गया और पढ़ लेते हैं। अगर ये वह अमेरिका में विश्व का पहला बिजनेस स्कूल जो था वो 1881 में खुला था। अमेरिका में बिजनेस स्कूल देखिए कितने पहले खुल चुका था। ठीक है, अन्य देशों में इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। कितने साल बाद हुई थी, मतलब कि 70 साल, लगभग 70 साल बाद हुई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। MBA का पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुआ था और आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सैन्य शक्ति या आर्थिक बढ़त के बूते पर नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका कारण है। आगे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल नाटो ऐसा संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकता है। मतलब कि जो नाटो है वो सिर्फ वही अमेरिका की ताकत को कस सकता है। आगे है, शीत युद्ध काल में भारत सोवियत संघ के अधिक करीब था। मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत क्या था, सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद और विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के कारण जो था भारत को अमेरिका से अपने संबंध अच्छे बनाने ही होंगे। मतलब जो भारत था, जब इतना कुछ हुआ तो भारत अमेरिका के साथ भी अपने संबंध मजबूत करने लगा। भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। मतलब भारत, चीन और रूस मिलकर क्या करेंगे, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। परंतु इन देशों में के बीच आपसी मतभेद है। लेकिन जो भारत, चीन और रूस है, इन तीनों के बीच में खुद ही मतभेद हैं। ठीक है, इसी का फ़ायदा अमेरिका उठाता है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से ही मिलेगी। मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार और अमेरिकी लेखक अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध में आगे आकर एक विश्वव्यापी नेटवर्क बन सकते हैं। मतलब कि अमेरिका के जो वर्चस्व है उसको चुनौती कौन देगा, स्वयंसेवी संगठन मतलब NGO वगैरह, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो, जनमत मतलब जनता, मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक वगैरह जो होते हैं वो अमेरिका के बारे में लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और उसको चुनौती दे सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी के लिखिए, याद करिए, नोट्स बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।